प्रिय छात्रों, कल मैंने आपको क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है इसके बारे में बताया। अर्थशास्त्र को विज्ञान न मानने के विपक्ष में तर्क यह बताया। और अब आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वह पार्ट है, चूंकि ये एक ही चैप्टर के मैंने 3 पार्ट किए हैं, ज़्यादा बड़ा होने की वजह से, तो तीसरे जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वह है क्या अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। क्या अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान भी है। यानी इज इकोनॉमिक्स only a positive और a normative science SCIENCE साइंस। क्या अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान भी है। यहां प्रोफेसर लियोनल रॉबिन्स फ्रीडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है। इसके विपरीत मार्शल पीगू हांट्रे के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक तथा आदर्श दोनों प्रकार का विज्ञान है। इसके बाद बात आती है अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, इसे सिद्ध करना है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। यानी नेचुरल बिटवीन इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस। यानी इकोनॉमिक्स इज ए
इज ए पॉजिटिव साइंस वास्तविक विज्ञान केवल कारण एवं परिणाम के संबंध को स्थापित करता है। यह केवल क्या है, व्हाट इज, क्या थी, क्या होगी, यह कैसे तय होगी जैसे पहलू तथा कारणों और परिणामों के बीच संबंध स्थापित करते हुए कुछ नियमों का भी निर्धारण करता है। ये महत्वपूर्ण नियम अर्थशास्त्र के संपूर्ण क्षेत्र यानी उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व में लागू होते हैं। चूंकि मैं उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय और राजस्व को पिछले वीडियो में एक एक पॉइंट को क्लियर कर चुका हूं, इसलिए यहाँ उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व को क्लियर करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। यह मैंने इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर किया है। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क क्या क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क, यानी कुछ अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिए हैं कि भाई ये वास्तविक विज्ञान है, कुछ ने कहा है कि वास्तविक विज्ञान नहीं है। तो यह बात आती है कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने वाले जो तर्क हैं वो क्या क्या है। तो देखिए, प्रोफेसर रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हैं और उन्होंने सबसे पहला तर्क दिया है कि अर्थशास्त्र साध्यों के बीच तटस्थ है। नंबर 1, अर्थशास्त्र साध्यों के बीच तटस्थ है, यानी नेचुरल बिटवीन एंड्स। अर्थशास्त्र साध्यों के बीच तटस्थ है। अब देखिए ये है कैसे। अर्थशास्त्र असीमित साध्यों तथा सीमित साधनों के कारण उत्पन्न होने वाले चुनाव में या उत्पन्न होने वाले चुनाव से संबद्ध मानवीय कार्यों का विश्लेषण करता है। अर्थशास्त्र औचित्य तथा अनौचित्य का अध्ययन नहीं करता है, यह केवल अध्ययन करता है कि साध्य क्या है। साध्यों के प्रति तटस्थता के कारण उचित और अनुचित का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसीलिए रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र
वास्तविक विज्ञान है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है अर्थशास्त्र का आधार। अर्थशास्त्र का आधार तर्क, यानी बेसिस ऑफ इकोनॉमिक्स इज लॉजिक। अब देखिए, चूंकि प्रोफेसर रॉबिन्स इसके पक्ष में तर्क दे रहे हैं, तो उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि अर्थशास्त्र का आधार तर्क। देखिए, वास्तविक विज्ञान होने के नाते अर्थशास्त्र का आधार तर्कशास्त्र है। तर्क की सहायता से कारण एवं परिणाम के संबंध को स्थापित किया जा सकता है तथा कार्यों के वैकल्पिक रूपों के लाभ और हानि की मात्रा को बता सकता है। पर तर्कशास्त्र इसका निर्णय नहीं कर सकता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि इसका अंतिम निर्णय पूर्णतः भावनाओं पर आधारित है। इसलिए प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं। थर्ड पॉइंट इसमें आता है श्रम विभाजन का तर्क। श्रम विभाजन का तर्क, यानी रॉबिन्स ने श्रम विभाजन का भी तर्क दिया, यानी लॉजिक ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए, अब यहां ये तर्क क्या देते हैं, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान तक ही सीमित रखना चाहिए और भले बुरे का निर्णय राजनीतिज्ञ, नीति शास्त्री व स्वयं व्यक्तियों पर छोड़ देना चाहिए, चूंकि अर्थशास्त्री को दोनों कार्य करने के प्रयत्न में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रोफेसर रॉबिन्स अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानते हैं। चौथा पॉइंट इसमें आता है साम्य का तर्क। साम्य का तर्क, चूंकि साम्य के लिए मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूं, और साम्य है क्या, साम्य में देखिए इसमें होता क्या है कि 2 विरोधी शक्तियों को हम इस प्रकार आपस में एक्सीडेंट करा दें कि वो दोनों साम्य की अवस्था में आ जाएं। लेकिन यहां साम्य का जो तर्क रॉबिन्स ने दिया है वो क्या है, साम्य तो केवल साम्य ही है, उसमें वांछनीयता या अवांछनीयता का लेश मात्र भी अंश नहीं होता है। अतः अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानना ही उचित है। 5वां बिंदु इसमें आता है और वो है अर्थशास्त्र की प्रगति में बाधा। अर्थशास्त्र की
प्रगति में बाधा। अब देखिए यहां प्रोफेसर रॉबिन्स यह भी कहते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रगति में बाधा आती है, इसलिए यह वास्तविक विज्ञान है। लेकिन यहां जो इन्होंने तर्क दिया है वो क्या तर्क है कि अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान नहीं माना जाएगा तो इसकी प्रगति रुक जाएगी, और इसका कारण यह है कि क्या है से संबंधित अन्वेषण में मतभेद की संभावना बहुत कम रहती है, जबकि क्या होना चाहिए कि अन्वेषण में अधिक मतभेद को जन्म देते हैं और इसीलिए अर्थशास्त्र की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अतः इस तर्क के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। नेक्स्ट, इसकी पुष्टि निम्न बिंदुओं से की जा सकती है। कौन कौन से बिंदु हैं? नंबर 1, मनुष्य भावुक नहीं है। नंबर 1, मनुष्य भावुक भी है, भावुक भी है, यानी मनुष्य भावुक भी है। मैन इज सेंटिमेंटल एज वेल। अब देखिए मनुष्य भावुक भी है, इसके जो पुष्टि है उस पुष्टि में जो इन्होंने तर्क दिया है वो क्या है? वह है मनुष्य तार्किक व भावुक दोनों हैं, अतः मानव व्यवहार का अध्ययन तर्क संगत भावपूर्ण दोनों ही होना चाहिए तथा दोनों का उपयोग एक साथ करना चाहिए। इसलिए अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान बनाया जाए। सेकंड पॉइंट इसमें है कार्य विभाजन का तर्क दोषपूर्ण है। सेकंड बिंदु, कार्य विभाजन का तर्क दोषपूर्ण है। देखिए रोमबर्ग डिवीजन लॉजिक, यानी रोमबर्ग डिवीजन लॉजिक, इसमें क्या कहते हैं? वास्तव में जिसने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया है, यह बताने के लिए सबसे उपयुक्त है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं। तीसरा बिंदु इसमें आता है, और तीसरा बिंदु है साम्य केवल साम्य होने का तर्क
साम्य केवल साम्य होने का तर्क अनुचित, यानी देयर इज ए नो लॉजिक फॉर इक्विलिब्रियम, यूज नॉट एन इक्विलिब्रियम। यानी प्रोफेसर रॉबिन्स का तर्क है कि साम्य केवल साम्य मात्र है, जो उचित नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्री उचित अनुचित की भी बात करते हैं, इसीलिए यह वास्तविक विज्ञान है। चौथा बिंदु इसमें आता है, वास्तविक विज्ञान मानने से अर्थशास्त्र नीरस हो जाएगा। यानी चौथा बिंदु है, अर्थशास्त्र चौथा बिंदु है, वास्तविक विज्ञान मानने से अर्थशास्त्र नीरस हो जाएगा। देखिए यहां प्रोफेसर रॉबिन्स ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र निश्चित रूप से एक मानव विज्ञान है और इसीलिए यह आवश्यक है कि वह मानव कल्याण से संबंधित विषयों की पूर्ण रूपेण व्याख्या करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो इससे अर्थशास्त्र एक नीरस और अरुचिकर विज्ञान बनकर रह जाएगा। अब बात आती है, हमने कहा कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, उसके पक्ष में तर्क दे दिए, विपक्ष में तर्क दे दिए, लेकिन बात यहाँ एक और आती है कि अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने के पक्ष में तर्क क्या है। अभी केवल विपक्ष की बात चल रही थी, अब पक्ष की बात आ रही है। तो यहाँ देखिए, अर्थशास्त्र विज्ञान होने के पक्ष में तर्क। अब तक केवल वास्तविक विज्ञान के बारे में बताया था, अब आदर्श विज्ञान के बारे में बात होगी। तो यहाँ अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने के पक्ष में तर्क। अर्थशास्त्र की आदर्श विज्ञान होने के पक्ष में तर्क। पहले वास्तविक विज्ञान के पक्ष में तर्क दिए थे, अब आदर्श विज्ञान के पक्ष में तर्क देते हैं। यानी arguments is forever of economics being
नॉर्मेटिव साइंस। अब देखिए, अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने के पक्ष में बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ मैंने चयन किया है, उनके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। और सबसे पहले इसमें जो पक्ष में तर्क आता है वह है ऐतिहासिक पुष्टि। नंबर 1, ऐतिहासिक पुष्टि, यानी हिस्टोरिकल एविडेंस। ऐतिहासिक पुष्टि क्या है? माल्थस, रिकार्डो, सिस्मांडी, पीबू, कीन्स आदि के आर्थिक विचारों के इतिहास को देखने से इस बात की पुष्टि होती है कि अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है जिसका संबंध अनेक आर्थिक समस्याओं के समाधान से रहा है। सेकंड पॉइंट इसमें आता है कल्याणवादी अर्थशास्त्र। सेकंड बिंदु आता है इसमें कल्याणवादी अर्थशास्त्र। यहां यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स, कल्याणवादी अर्थशास्त्र। वर्तमान में कल्याणवादी राज्य एक आवश्यकता है जिसमें सामाजिक सुरक्षा, श्रम कल्याण, पारिवारिक पेंशन, औद्योगिक शांति, धन के समान वितरण, प्रगतिशील कर प्रणाली, न्यूनतम त्याग का सिद्धांत, अधिकतम कल्याण का सिद्धांत आदि की व्याख्या करते हैं। इससे स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का आदर्शवादी पहलू अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा बिंदु इसमें आता है और वह है औद्योगिक प्रगति। औद्योगिक प्रगति यानी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। अब देखिए, औद्योगिक प्रगति अगर है तो वह आदर्श विज्ञान है। तो यहां कहते हैं कि इस औद्योगिक युग में अर्थशास्त्रियों से नवीन औद्योगिक समस्याओं जैसे श्रमिकों के कल्याण की समस्या, आवास की समस्या आदि के विषय में निर्णय देने की अपेक्षा की जाती है, जो आदर्श विज्ञान की श्रेणी में आता है। यहां निष्कर्ष रूप में अगर हम देखें तो निष्कर्ष रूप में क्या निकल कर आता है? निष्कर्ष यानी कंक्लूजन। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अब देखिए निष्कर्ष, चूंकि अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने के पक्ष में व विपक्ष में महत्वपूर्ण तर्कों का विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र जहां एक वास्तविक विज्ञान है वहां आदर्श विज्ञान भी है। लेकिन यहाँ एक चीज और आती है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है,
अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, इन चीजों के बारे में हमने बताया। और यह भी है कि अर्थशास्त्र एक कला भी है। तो अर्थशास्त्र कला भी है, विज्ञान भी है, वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। और नेक्स्ट मैं जो आपको बताऊंगा वह है अर्थशास्त्र की सीमाएं। तीसरा बिंदु जो आता है वह आता है अर्थशास्त्र की सीमाएं। क्योंकि इसका जो अध्ययन है वो 3 ही बिंदुओं के अंतर्गत हुआ है, और वो 3 बिंदु कौन कौन से थे, वह 3 बिंदु को मैंने आपको बताया था और फिर भी बताया देता हूं कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव क्या है। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री मैंने आपको बताई, फिर इसके बाद अर्थशास्त्र की प्रकृति और स्वभाव को बताया, और अंतिम बिंदु है अर्थशास्त्र की सीमाएं। और अर्थशास्त्र की सीमाओं को मैं अब समझाने के लिए, यानी अर्थशास्त्र की सीमाएं, तृतीय बिंदु, थर्ड, अर्थशास्त्र की सीमाएं। यानी लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर मार्शल एवं प्रोफेसर रॉबिन्स दोनों ने ही अर्थशास्त्र की सीमाओं का अपने अपने दृष्टिकोण से उल्लेख किया है। इन दोनों ही अर्थशास्त्रियों द्वारा बताई गई अर्थशास्त्र की सीमाओं का अध्ययन हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की सीमाएं। नंबर 1, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की सीमाएं। अर्थशास्त्र की सीमाएं। नंबर 1, अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पशु पक्षियों की क्रियाएं इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। पहली सीमा है मार्शल की। दूसरी सीमा है अर्थशास्त्र में केवल वास्तविक व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है, काल्पनिक का नहीं। तीसरी सीमा है इसकी कि अर्थशास्त्र केवल ऐसे व्यक्तियों का ही अध्ययन करता है जो समाज के सदस्य होते हैं। जो लोग एकांतवास करते हैं या जो लोग ऋषि मुनि हैं, अर्थशास्त्र उनका अध्ययन नहीं करता है। चौथा इसमें बिंदु आता है कि अर्थशास्त्र मनुष्य की धन संबंधी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, अनार्थिक क्रियाओं का नहीं। और 5वीं जो सीमा है इनकी मार्शल की, वह है अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। यही प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की
सीमाएं। अब देखिए रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की क्या सीमाएं हैं। तो इसमें सर्वप्रथम नंबर 1, अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और नंबर 2, अर्थशास्त्र में मनुष्य की प्रत्येक क्रिया के आर्थिक पहलू का अध्ययन किया जाता है, अर्थात ऐसी क्रिया का भी अध्ययन किया जाता है जिसका धन से कोई संबंध नहीं है। तीसरी सीमा है इसमें प्रोफेसर रॉबिन्स की, और वह है अर्थशास्त्र में मनुष्य के साधारण आचरण का अध्ययन किया जाता है। असाधारण का आचरण का भी अध्ययन किया जाता है, यानी साधारण आचरण का भी अध्ययन किया जाता है और असाधारण आचरण का भी अध्ययन किया जाता है। यह प्रोफेसर रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की सीमा है। इसके बाद चौथी सीमा है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, आदर्श विज्ञान अथवा कला नहीं है। ये प्रोफेसर रॉबिन्स कहते हैं। और पांचवी और अंतिम जो सीमा है वह है अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के मनुष्य, चाहे वे समाज में रहते हैं या नहीं, सभी का अध्ययन किया जाता है। अतः रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को मानव विज्ञान कहा है। और ये अंतिम सीमाएं हैं। और इस वीडियो को आप कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो लोड होगी वह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ये नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण अध्याय के मिलेंगे। जो भी समझ में ना आए इन नोट्स को पढ़ें, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि मैं और अच्छी तरह से वीडियो को बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी इकोनॉमिक्स से संबंधित समस्या है, चाहे वह बीए फर्स्ट ईयर की हो, बीए सेकंड ईयर की हो, बीए थर्ड ईयर की हो, एमए प्रीवियस की हो, एमए फाइनल की हो, चाहे वो नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हों, चाहे वो आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हों, चाहे वो आरएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हों, चाहे वो सांख्यिकी अधिकारी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हों, समस्त स्टूडेंट मेरे वीडियो पर कमेंट अवश्य करें, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए अच्छी से अच्छी अध्ययन सामग्री को उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं और वह अपना भविष्य बना सकें। नेक्स्ट अभी दूसरा वीडियो मैं आपके समक्ष एक और लेकर के आऊंगा, और वह वीडियो केवल सांख्यिकी अधिकारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है। और उसमें सबसे पहले मैं कलेक्शन यानी डाटा को पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।